हेलो स्टूडेंट्स। होम साइंस विद आकांक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस। तो आइए आज हम लोग एलटी ग्रेड का सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है, हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर करनी होती है तो सबसे पहले हमारा सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है यह विज्ञापन। और इसमें होम साइंस की जो बालक वर्ग है, यानी कि पुरुष शाखा और महिला शाखा में ये विभाजित होता है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो जो जीआईसी है उसमें 206 सीटें हैं, और जो जीजीआईसी है उसमें 163 सीटें हैं लगभग। तो आप लोगों को, अगर इस सीटें बहुत हैं इसमें, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर ही ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि इस बार जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है वो बहुत ही विस्तृत दिया हुआ है, और यह परीक्षा भी 2 चरणों में होगी, एक प्री और मेंस। प्री में आपको पता ही है, जिसमें आपका होम साइंस विषय से क्वेश्चन रहेंगे और जीएस के भी क्वेश्चन रहेंगे। और जो आपका मेंस होगा, मेंस में आपका सिर्फ होम साइंस के क्वेश्चंस को थ्योरी बेस पे लिखना रहेगा आपको। तो चलिए पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं कि हमारा क्या सिलेबस होम साइंस में दिया गया हुआ। तो जो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी सिलेबस के अनुसार अपना टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। तो देखिए हमारा क्या है सिलेबस। तो जो हमारा पहला है वो है यूनिट 1, जो है वो प्रसार शिक्षा से रिलेटेड है। जैसे आप सभी को पता ही है कि जो होम साइंस विषय है ये 5 भागों में हम इसको पढ़ते हैं। जैसे प्रसार शिक्षा, आहार एवं पोषण, गृह प्रबंध, बाल विकास या मानव विकास, और टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान। तो जैसे इसमें जो पहला दिया है प्रसार शिक्षा, तो इसमें यूनिट 1 में प्रसार शिक्षा को हम बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम अपना क्लासेस शुरू करेंगे। पहले हम सिलेबस को एक देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो प्रसार शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत है, और सिद्धांत और कार्य, औपचारिक, अनौपचारिक और व्यवहारिक शिक्षा। जैसे कि आप सब जानती होंगे, औपचारिक शिक्षा जो होती है, इसमें क्या होता है, जिन चीज़ों का सब फिक्स होता है, जो उसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, समय है, सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। और अनौपचारिक, जो कि जिसका ना कोई पाठ्यक्रम निर्धारित है, ना कोई सिलेबस निर्धारित है, जिसको मतलब जब हम अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। और व्यवहारिक शिक्षा हम ये देखेंगे। फिर इसमें है शैक्षणिक मनोविज्ञान। इससे क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य है, और इसका प्रसार, शिक्षा से संबंध, और प्रसार शिक्षा में इसकी उपयोगिता। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका यूनिट 1 में हो गई चीजें। हमारा फिर सेकेंड यूनिट जो है, इसमें है सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामुदायिक विकास, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, और इसके क्या संगठन है, ये हम देखेंगे। आप सबको पता ही होगा सामुदायिक विकास, कैसे समुदाय का विकास होता है। इसका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आया था, जिसे 2 अक्टूबर 1952 में लागू किया गया हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। बाकी हम जब सिलेबस को पढ़ेंगे तो बहुत ही थोरली उस चीज़ों को हम जाएंगे कि क्या क्या हम अच्छे से पढ़ें। फिर है पंचायत राज प्रणाली। इससे क्या तात्पर्य है, पंचायत राज प्रणाली जो आप जानते ही होंगे, पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती हैं, इसके क्या संगठन है, मूल्यांकन, और इसके क्या क्या कार्य हैं। फिर है हमारा
राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम, जैसे कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए कौन कौन से योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे आप सभी को पता ही होगा, एक तो ICDS चल रहा है, ये इसमें कितने विस्तृत से सरकार इस योजना को चला रही हुई है, महिलाओं और बच्चों पे ही ये पूरा आधारित है। और भी जो सब प्रोग्राम्स हैं, हम उसको धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या हैं योजनाएं, क्या उस कार्यक्रम के क्या 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 हम हमारे लिए क्या बेनिफिट है वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो ये हुआ। फिर है हमारा नेतृत्व। नेतृत्व यानी लीडरशिप। इसमें हम देखेंगे क्या इसका तात्पर्य है, क्या परिभाषा है। जैसे कि नेतृत्व से अगर आप समझें तो कोई चीज का नेतृत्व करना, लीडरशिप यानी कोई भी अगर चीज बनता है तो उसमें कोई एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। ऐसे ही कोई संगठन या कोई कार्य नहीं कर सकता है। उसके क्या प्रकार हैं, क्या कार्य हैं और उसका क्या सिद्धांत है। और नेता की गतिशीलता, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कोई अगर जो नेता है तो वो उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसे सभी को देखना है, बायस नहीं होना चाहिए नेता को, कि मतलब कि जो भी है वो बायस ना हो किसी चीजों को लेके। फिर है यूनिट 3। यूनिट 3 संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम देखेंगे क्या इसके तात्पर्य हैं, क्या अर्थ। आप देख रहे होंगे कि लगभग सभी एक ही चीजें सब में आपको पढ़ना, क्या उसका तात्पर्य है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका दृष्टिकोण है। तत्व, मॉडल, माध्यम। जैसे कि मॉडल में आप जानते ही होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हुए हैं, बर्लो का मॉडल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अरिस्टोटल का मॉडल होता है, अरस्तु का, जिसमें आपने देखा होगा स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ये सब होता है। फिर इसको हम बहुत ही विस्तृत से पढ़ेंगे। फिर क्या माध्यम है, फिर सिद्धांत, फिर समस्याएं और संचार की क्या क्या बाधाएं हैं, संचार कौशल, बोलना, लिखना और हाव भाव। जैसे आपको पता ही होगा कि संचार के हमारे हाव भाव के भी माध्यम से होते हैं, सिर्फ बोलना लिखना ही नहीं, हाव भाव कैसे हम अपने हाव भाव के भी द्वारा कैसे लोगों को संकेत दे सकते हैं। तो इसको हम बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर हमारा जो यूनिट 4 है उसमें हम देखेंगे प्रसार शिक्षण की विधियां, श्रव्य, दृश्य साधन और इनका वर्गीकरण। आप सभी को पता ही होगा विधियों में श्रव्य यानी जो चीजें हम सुन सकते हैं, दृश्य जो हम देखते हैं, और श्रव्य दृश्य यानी जो दोनों माध्यमों से हम जो सीखते हैं। इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर हमें इनका वर्गीकरण भी देखना है। फिर है हमारा यूनिट 5 कार्यक्रम नियोजन तात्पर्य। कार्यक्रम नियोजन तात्पर्य में अर्थ, उसका उद्देश्य, सिद्धांत और प्रकार, नियोजन, नियंत्रण, सतत निरीक्षण और मूल्यांकन। मूल्यांकन आपको पता ही होगा, मूल्यांकन मीन्स जब हम कोई चीज भी करते हैं तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम या जो भी कार्यक्रम है वो कहाँ तक सफल हुआ। अगर सफल हुआ तो कैसे, और अगर हम उसमें असफल भी हुए तो उसमें क्या कमियां रह गई, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें मूल्यांकन के ही द्वारा पता चलेगा। फिर आप आइए जो लास्ट में यूनिट 6 आपकी है, इसमें दिया हुआ है PRA यानी सहगामी सहभागी ग्रामीण अध्ययन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल।
यानी सहभागी, यानी कि पार्टिसिपेट करना, ग्रामीण जो गांव के लोग हैं उनसे क्या उनका अध्ययन करना, मतलब जो गांव में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका हम किस तरीके से, क्या दृष्टिकोण है, कैसे लोग उसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के विषय में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, कौन कौन से इसमें उपकरण यूज होते हैं और इसकी क्या क्या विधियां हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया यूनिट 6। अब यूनिट 7 है महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता। ये टॉपिक आपको पता ही होगा, होम साइंस जो है हमारा वो महिलाओं के लिए ही है कि भाई ये महिलाओं का ही केवल संबंधित विषय बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है इसमें आजकल बॉयज भी पढ़ रहे हैं होम साइंस लेके। तो महिला सशक्तिकरण यानी महिला को किस तरीके से सशक्त किया जाए कि वो अपना मतलब अधिकार, कर्तव्य तो भाई जानना ही हमें है, लेकिन हमारे क्या क्या अधिकार हैं उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे। और उद्यमिता, जो आजकल सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, कि जो जिसमें महिलाओं को लोन दिया जा रहा है, उस लोन के माध्यम से वो कुछ ना कुछ अपना छोटा व्यापार शुरू कर सकती हैं। तो ये इसमें हम यूनिट 7 में हम इसको देखेंगे। फिर हमारा है गृह प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा। गृह प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट, यानी कैसे हम अपने गृह का प्रबंध करते हैं, कैसे हम अपने मतलब कि टाइम और एनर्जी यानी ऊर्जा और समय को हम सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये इसमें हम देखेंगे गृह प्रबंध में। फिर है उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ता शिक्षा आप सभी समझ रहे होंगे, यानी कि किस प्रकार से आजकल जो उपभोक्ता हम सब हैं, हम कैसे अपने चीज़ों के प्रति जागरूक रहें कि हमारा कोई शोषण ना हो सके, हमें कोई मिलावटी चीज़ न खिला सके। इसमें हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो जैसे आप देखिए यूनिट 1 है गृह और परिवार। इसमें तो गृह और परिवार, इसमें हम सबसे पहले गृह की परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, और घर चुनने के आधार। आप सभी को पता है अगर कोई घर चुना जाता है तो उसके कुछ आधार होते हैं, उसी हम हिसाब से चुनेंगे। फिर परिवार की परिभाषा, परिवार जिसमें हम रहते हैं, परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि पता ही होगा आपको, एकाकी परिवार हुआ, विस्तृत परिवार हुआ, ज्वाइंट परिवार हुआ, हम इसमें सब देखेंगे। तो भाई जब हम ये पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे उनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। जैसे एकाकी परिवार ही है, उसके उसमें क्या गुण, उसमें ये दिक्कत ये आ जाती, बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं रहता है, लेकिन उसमें जो कपल्स हैं उनके लिए समय रहता है एक दूसरे से बात करने के लिए। और जो हमारे जॉइंट फैमिली है उसमें क्या देखने को मिलेगा कि आपस में समय नहीं रहता, लेकिन बच्चों के लिए जो है कि अच्छा माहौल मिलता है। तो ये सब चीजें हम जब पूरा विस्तृत देखेंगे। फिर है हमारा समाज परिवार का समाज में योगदान। आदर्श भारतीय घर और परिवार से क्या तात्पर्य है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इसमें है परिवार का समाज में योगदान, आदर्श भारतीय घर और परिवार से क्या तात्पर्य है, ये हमारा है। फिर आगे है गृहिणी एक उपभोक्ता। गृहिणी एक उपभोक्ता है, यानी इसमें आपको पढ़ना उपभोक्ता की परिभाषा। उपभोक्ता यानी जिस चीज, कोई चीजों को जो हम कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, उसी को ही हम उपभोक्ता कहते हैं। फिर इसकी क्या समस्याएं हैं, फिर क्या अधिकार हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि हमारे कुछ अधिकार होते हैं। अगर हमें कुछ अधिकार मिल रहे हैं तो उसके साथ फिर हमारा क्या होता है, जिम्मेदारियां। आप सभी को ही पता ही होगा
कि अगर हमें कोई भी अधिकार मिल रहा है तो उसके साथ साथ हमारे लिए कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी, और उनसे क्या संबंधित कानून और क्या क्या अधिनियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यूनिट 2 में आइए, जिसमें है समय और ऊर्जा का प्रबंध। समय और ऊर्जा संबंधित के बचत के सिद्धांत। समय और ऊर्जा, जैसे कि कोई भी वर्क अगर हम करते हैं तो समय और टाइम और एनर्जी हमें दोनों सभी को बराबर मिलता है। टाइम तो सभी के लिए बराबर होता है, एनर्जी भाई हमारे शरीर पे डिफर करती है। हो सकता है हमारी तबीयत ना सही हो तो हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है। तो लेकिन हम किस तरीके से अपने समय और एनर्जी दोनों को इस तरीके से यूज करें कि अब कम से कम टाइम और एनर्जी को यूज किए करके अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें, इसका हम प्रबंधन देखेंगे। फिर बचत के सिद्धांत, फिर समय का महत्व, बचत के स्रोत, कार्य सरलीकरण। आप सभी को पता होगा कार्य सरलीकरण, जैसे जो आजकल उपकरण है, आपके पास वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, ये सब क्या है, आपके कार्य को सरल बनाते हैं और आपकी टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं। फिर इसका क्या महत्व है, इसके क्या सिद्धांत है, कार्य चार्ट और कार्य बंटवारा। कार्य चार्ट आपको पता होगा, जिसमें पाथवे चार्ट होता है, ऑपरेशन चार्ट होता है, ये सब हम चीजें पढ़ेंगे आगे चल के। इन सबको 2 भागों में विभाजित किया गया हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा। फिर हमारा जो है इसमें जो यूनिट 3 है वो है मुद्रा प्रबंध, यानी मनी मैनेजमेंट। भाई अगर हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो हमें उसका तो पैसे का मैनेजमेंट करना भी तो आना चाहिए। ये नहीं कि हम जितना पैसे पा रहे हैं हम उस पैसे को सारा खर्च कर दें, नहीं, उसका हमें प्रबंध करना आना बहुत जरूरी है। उपभोक्ता शिक्षा, पारिवारिक आय यानी फैमिली इनकम, सभी को पता होगी। पारिवारिक आय, मौद्रिक आय होती है, वास्तविक वास्तविक आय होती है, और लास्ट में मानसिक आय होती है। तो आय परिवार पारिवारिक आय, परिवार की आय के विभिन्न स्रोत, कौन कौन से स्रोत होते हैं। आय के प्रकार, जैसे मैंने जो आपको बताया भी, मुद्रा और वास्तविक आय। वास्तविक आय के ही 2 पार्ट्स होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय। ठीक है। फिर है अनुपूरक पारिवारिक आय, घरेलू खाता की आवश्यकता, विधि और रखने के विभिन्न तरीके। फिर है हमारा यूनिट 4, इसमें बजट। बजट क्या होता है, बजट मतलब कि जो हम कोई भी चीज, हम जो हमारे पास अर्निंग है, जो भी हमारे पास पैसे हैं, उन पैसों को इस प्रकार बनाना कि उस प्रकार से उस चीज को बनाना कि हम अपने खर्च जो कर रहे हैं और हमारे पास क्या बच रहा हुआ है, उन सब चीजों का एक बजट बना लेना कि हमारा क्या बजट है और हमारे पास कितनी हमारी पूरी राशि है, हमें कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। बचत यानी सेविंग। भाई अगर हम कोई चीज की बजट बनाएंगे तो उसमें हमें सेविंग को भी रखना पड़ेगा। और निवेश। फिर आय और बचत का क्या महत्व होता है। फिर निवेश के विभिन्न तरीके, जैसे बैंक, प्राइवेट और राष्ट्रीय बैंक। बैंक सभी को पता है, जहां पे हम अपने पैसे, हमारे अकाउंट्स होते हैं जहां पे हम अपने पैसों की बचत करने के लिए जमा करते हैं। डाक खाना, LIC, PPF, PLI, म्यूचुअल फंड, विभिन्न बीमे, कर, बचत और GST कानून। अभी स्टूडेंट ये जो सिलेबस है, हम केवल सिलेबस पे ही चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या आपका है, आप उस पॉइंट को देख लीजिए, फिर हम टॉपिक वाइज रेगुलर अपनी जो क्लास लेंगे उस क्लास में हम देखेंगे। फिर इसमें जो यूनिट 5 है वो है
घर की आंतरिक सज्जा, घर की आंतरिक सज्जा में कला के विभिन्न सिद्धांतों और तत्वों का प्रयोग, जैसे आप सभी को पता ही होगा, हारमोनी, 5 सिद्धांत होते हैं ना, हारमोनी हो गया, बैलेंस हो गया, होता है ना ये सब जो कला के जो सिद्धांत हमारे होते हैं, हमको उनके बेसिस पे प्रोपोर्शन हो गया, रिदम हो गया, ये सब होता है ना। और जो तत्व हमारे होते हैं, तत्व में क्या क्या आता है, किस प्रकार से, लाइन हो गया हमारा, और कलर हो गया, और लाइट हो कलर हो गया, और क्या कहते हैं, शेप हो गया। ये सब हम विस्तृत पढ़ेंगे जब आगे हम चीजें देखेंगे तो। फिर हमारा आहार एवं पोषण, आहार एवं पोषण यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन के पार्ट हैं इसमें। पोषण, न्यूट्रिशन यानी हम जो खा रहे हैं, हमारे शरीर में क्या उसका पोषण क्या मिल रहा है, क्या चीजें हमारे शरीर में हैं। फिर भोज्य पदार्थ, भोजन के समूह, भाई फूड ग्रुप्स होते हैं, भोजन को कई भागों में विभाजित किया गया रहता है। फिर इनकी क्या प्राप्ति के साधन है, फिर इनके कार्य क्या होते हैं। फिर पोषक तत्व यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है। संतुलित आहार, संतुलित आहार से आप सब समझते होंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब चीज एक उचित मात्रा में हो हमारा। उचित पोषण, कुपोषण, कुपोषण मतलब जब इन सब चीजों की कमियां हो वो कुपोषण हो जाता है। अत्यधिक पोषण, देखिए स्टूडेंट्स, कुपोषण और अत्यधिक पोषण, ये दोनों ही श्रेणी जो होती है, कुपोषण और अत्यधिक पोषण, ये हमारे लिए खराब है। यानी कि अगर हम बहुत ही कम खा पी रहे हैं, हमको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो कुपोषण में हो जाएगा। और हम अत्यधिक भी कोई चीज ले रहे हैं, हमें मोटापा ग्रसित हो जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए कुपोषण ही है। फिर भोज्य पदार्थों का संगठन, फिर हम पढ़ेंगे मिलावट एवं फूड एडिटिव्स। मिलावट यानी जो फूड में आजकल भोजन में मिलावट कर दी जाती, फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या होता है, ये जो हमारे भोजन में कलर और उसकी महक यानी फ्लेवर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो फूड एडिटिव्स होते हैं। फिर भोजन की सुरक्षा, भोजन का संरक्षण, भाई भोजन का संरक्षण करना भी जरूरी है। पाक कला, रसोई के प्रकार, जैसे पता ही होगा रसोई के प्रकार होते हैं, एल आकार होता है, यू शेप में होता है, आईलैंड होता है, ये सब हम देखेंगे आगे। फिर आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी का भी पोर्शन इसमें है, जिसमें सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां, सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान, विभिन्न तंत्रों का अध्ययन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है अच्छे से। उत्सर्जन, उत्सर्जन में आपको किडनी वाले जो सारे पोर्शन है, कैसे उत्सर्जन है वो पढ़ना है। फिर है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण में आपको ब्लड सर्कुलेशन से पूरी चीजें पढ़नी है, उसकी क्या क्या चीजें हैं। फिर रक्त यानी ब्लड, ब्लड आप सबको पता ही होगा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर है रक्त समूह, जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं आपको पढ़ना है। हीमोग्लोबिन आपको देखना है। विभिन्न बीमारियों में आहार, आपको ये भी देखना है कि विभिन्न बीमारियों में कौन कौन से आहार लिए जाते हैं, जैसे अतिसार है, कब्ज है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मधुमेह डायबिटीज, डायबिटीज जो होता है वो किससे होता है, इंसुलिन से
इंसुलिन जो हमारा हार्मोन होता है इसी इसी से तो होता है। फिर है वृक्क संबंधी बीमारियां, वृक्क यानी किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं। प्रारंभिक रसायन कार्बोज प्रोटीन, वसा के कार्य, प्राप्ति के क्या साधन हैं, वर्गीकरण इनका, एवं खनिज एवं विटामिन्स की कमियों के लक्षण। पता ही होगा विटामिन्स के जो हम उसको हम देखेंगे कि विटामिन ए डी के जो फैट सॉल्युबल होता है, फिर वाटर इनसॉल्युबल जो होते हैं बी और सी, इनसे क्या क्या कमियां होती हैं। जैसे आप सभी को पता ही होगा B1 है तो B1 जो है उससे बेरी बेरी हो जाता है, B2 है जो राइबोफ्लेविन जिसको कहते हैं, इसकी कमी से क्या होता है, चिलोसिस हो जाता है, जो हमारे ओठ के किनारे फट जाते हैं सब। B3 होता है जिसे पेलाग्रा रोग हो जाता है, इसको जो है 4D के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब हम देखेंगे। विटामिन सी हो गया, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, इसके क्या क्या लक्षण है सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर है सामुदायिक पोषण, पोषण शिक्षा, न्यूट्रिशन एजुकेशन। आजकल अगर जो लोग अगर कोई रिसर्च कर रहा होगा, पता होगा पोषण शिक्षा कितना जरूरी है। आजकल हर चीजों में न्यूट्रिशन एजुकेशन को जोड़ के देखा जाता है। फिर इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं। पोषण स्तर का मापन, पोषण स्तर का मापन जैसे कि आप सबने सुना होगा एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, जिसमें लोग जो भी इंसान है, बच्चे हैं, उनका वेट हाइट सब हम माप के देखते हैं कि वो जो एक उसका एक वेट जो होता है, भाई जो एक्चुअल वेट एक होना चाहिए उसके हिसाब से उसका वेट है कि नहीं, उसकी हाइट है कि नहीं, इन सब चीज़ों की। इसमें आप BMI भी कैलकुलेट करके देखते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनका मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होता है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर है RDA, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है RDA, आप सभी को पता ही है। RDA में क्या रहता है कि जो हर 10 साल बाद रिवाइज होता है। अभी 2020 में आया हुआ था, फिर 24 में भी इसमें कुछ चीजें चेंज की गई हुई हैं। हम इसको पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। फिर है पोषण शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, कौन कौन से पोषण शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भोज्य पदार्थों की दैनिक आवश्यकताएं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। फिर है आगे आपका मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसका क्या अर्थ है, क्या धारणा है, क्या महत्व है। विकासात्मक नियत कार्य एवं इसकी अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, कौन कौन से विकास के सिद्धांत होते हैं हम इसको पढ़ेंगे। फिर है गर्भावस्था में विकास, यानी जन्म की प्रक्रियाएं एवं अवस्थाएं। अवस्थाएं जैसे आप सभी जानते होंगे, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में भी आपको पता है एक जो है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। और फिर उसके बाद हम जो है कि किशोरावस्था देखते हैं। उसके भी पहले एक वयसंधि अवस्था आ जाती है। फिर युवावस्था हम देखते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था देखते हैं, फिर वृद्धावस्था देखते हैं। तो ये सब इसकी अवस्थाएं, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो मैंने केवल आप लोगों को वैसे ही समझा दिया। फिर देखिए इसमें जीवन पर्यंत विकास, इसमें आपको शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये विकास आपको चारों बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। फिर है नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा, खेल, रचनात्मक एवं व्यक्तित्व विकास, ये हुआ आपका। फिर है पूर्व पाठशाली शिक्षा, यानी जो विद्यालय के पहले जो शिक्षा दी जाती है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसकी क्या विशिष्टता है, क्या महत्व है। शैक्षणिक, फिलॉसफी एवं कार्यक्रम। फिर देखिए मानव विकास की थ्योरीज, कौन कौन सी थ्योरी किसने दिया है, जैसे फ्रायड है,
फ्राइड ने साइको एनालिटिकल साइकोसेक्सुअल दिया हुआ था, आप सभी को पता होगा। मनोलैंगिक सिद्धांत इरिक्सन जो हैं, इनका साइको सोशल सिद्धांत था। पियाजे संज्ञानात्मक विकास, आप सभी को पता ही होगा। पैवलव एवं स्किनर, कोहलरबर्ग, मैस्लो, ये सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल में। स्टूडेंट्स, आप इसका सिलेबस देख रहे होंगे कि कितनी ही डिटेल में सारे सिलेबस को इतने अच्छे से समझाया गया हुआ है। फिर है हमारा पारिवारिक संबंध यानी फैमिली रिलेशनशिप, परिवार का प्रभाव, अभिभावकों का दृष्टिकोण, बाल प्रशिक्षण, विधियां, विघटित परिवार, आजकल परिवार इतने जो टूट रहे हैं वो सब, एकल अभिभावक परिवार, एकल अभिभावक परिवार यानी जिसमें एक अभिभावक कोई है उसका परिवार, एवं पुनः गठित परिवार, बाल अपराध, बाल अपराध जैसे कि आप जुवेनाइल इसको कहा जाता है, बाल अपराध जो आजकल बच्चे 16 साल से जो कम एज के होते हैं जो वो अपराध कर रहे हैं। असाधारण आवश्यकताओं वाले बालक, इसकी आप परिभाषा देखेंगे। लेबलिंग, मुख्य धारा से जोड़ना यानी जो बच्चे असहाय हैं, असाधारण, उनको ज़्यादा हमें उन्हें हर चीज़ करनी, तो उनको कैसे मुख्य धारा से यानी जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके साथ कैसे उन्हें जोड़ा जा सकता है, इनका वर्गीकरण। शारीरिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता वाले बालक, मानसिक विकलांगता, बोलने में असमर्थता, आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसे बच्चों को, सुनने में असमर्थता, देखने में असमर्थता एवं सीखने में असमर्थता, ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। पहले आप सिलेबस देख लीजिए। फिर है वस्त्र एवं परिधान, वस्त्र एवं परिधान का महत्व, इसका क्या महत्व है। रेशों का वर्गीकरण, रेशों का जैसे हमारी जो शरीर होता है आपको पता है सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार से जो वस्त्र होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई रेशा होता है। हम उसको देखेंगे, रेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके रासायनिक गुण एवं उत्पादन, वस्त्रों का क्या इतिहास रहा है। पारंपरिक वस्त्र, पारंपरिक वस्त्र जो ट्रेडिशनल हमारे वस्त्र होते हैं, जैसे बनारस, बनारस का जो है कि हमारी बनारसी साड़ीज फेमस है, लखनऊ की चिकनकारी फेमस है, कसूती जो है कर्नाटक की फेमस है, कांथा बंगाल का है, पटोला गुजरात का है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इकत उड़ीसा का है, फुलकारी होता है जो पंजाब की है आपकी, कताई देखेंगे हम, बुनाई देखेंगे, निटिंग है आपके सिलेबस में। निटिंग आपको पता होगा जो हम एक फंदे से जो किया जाता है, जैसे कि उलेन हो गया, मोजे हुए आपके, ये सब आते हैं। कपास यानी कॉटन, लिनन, ऊन, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, आप सभी को पता ही हुआ, कपास, लिनन, ये सब आपके सेलुलोजिक फाइबर में आते हैं। ऊन, सिल्क, ये प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। रेयॉन, रेयॉन जो होता है ये रीजेनरेटेड फाइबर होता है, यानी इसमें कुछ चीजें प्राकृतिक और कुछ चीजें जो होती आर्टिफिशियल लेके जब बनाया जाता है। फिर है नायलॉन, ये सब क्या है, नायलॉन जो होते हैं हमारे आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। इनका क्या इतिहास है, इसका क्या गुण है, निर्माण, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, एवं उसकी देख रेख। फिर आगे हमारा है पैटर्न बनाना, धुलाई, रख रखाव, वस्त्रों को रंगना यानी डाइंग, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चुनाव यानी जो विभिन्न अवसर होते हैं उन पे किस तरीके से हम वस्त्रों का चुनाव कर सकते हैं। कढ़ाई, टाई एवं डाई,
पता ही आपको, जो रंगा जाता है, जिन चीज़ों को बांध के रंगा जाता है, टाई डाई। बाटिक प्रिंटिंग, जिसपे कि मोम या वैक्स लगा के उस चीज़ों को प्रतिरोध कर दिया जाता है, फिर उसको घोल में डाला जाता है। फिर है वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, धुलाई के तरीके, धब्बे निकालना, किस तरीके से अगर कोई धब्बे हमारे वस्त्रों पर लग गए तो हम उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। फिर है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें आपको कोशिका, जैसे आपको भी मैंने बताया था पहले कि कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर कई कोशिकाएं मिल के ऊतक बना देते हैं, इसका हम अर्थ देखेंगे। परिभाषा और संरचना, कोशिकाओं के प्रकार, जैसे पता ही होगा आप सबको, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। कंकाल, पेशी, तंत्र संरचना, इसके क्या प्रकार हैं, कार्य, जोड़ों के प्रकार, पेशी की कार्टिलेज संरचना, ये आप देखेंगे। फिर है पाचन तंत्र। अभी पाचन तंत्र को हमने पोषण, जो आहार और पोषण देखा उसमें भी हमने देखा था, लेकिन इसमें और डिटेल में बता दिया है कि मनुष्य की आहार नाल तथा पाचन तंत्र के अवयव, मुख यानी माउथ, मुख गुहा ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय और आंत, ये हम सब पाचन तंत्र को आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट। फिर है शोध और सांख्यिकी, यानी आपका स्टेट से भी रिलेटेड और रिसर्च से भी रिलेटेड है। तो जैसे शोध और इसका अर्थ, इसके क्या क्षेत्र हैं, क्या उद्देश्य हैं, आंकड़ों के स्रोत, शोध के उपकरण, कौन कौन से उपकरण होते हैं और क्या क्या विधियां यूज होती हैं शोध में, शोध के प्रकार, होता है ना शोध के प्रकार, कौन कौन से हम, जो हमारे प्रकार होते हैं, जैसे कि क्रियात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सब चीजें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसका प्रयोग, अंक यानी नंबर, मीन, मोड, मीडियन, आंकड़ों का चित्रों और ग्राफ द्वारा लिखना, प्राइमरी और सेकेंडरी आंकड़े, यानी प्राइमरी जो आंकड़े हम खुद इकट्ठे करते हैं स्वयं जाके, ये हमारा प्राइमरी होता है। सेकेंडरी, जो पहले से हमारे पास आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उसको हम सेकेंडरी आंकड़े कहते हैं। इसको भी हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। फिर है हमारा स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें आपको इसकी परिभाषा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, सामान्य दुर्घटनाएं और घर पर होने वाली देखभाल, ब्लड प्रेशर, नब्ज और शरीर के तापमान का मापन, प्रदूषण के प्रकार, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे। और फिर उसकी क्या रोकथाम है, और स्वास्थ्य परीक्षण। फिर है वातावरणीय सुरक्षा, जिसमें आपको पहला जो है ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के धुओं रहित चूल्हे, जिसमें सोलर कुकर का प्रयोग एवं बिजली प्लेट, ये आपको पढ़ना है। फिर है दूसरा जल सुरक्षा और बचत, जल को सुरक्षित करने की विधियों, पानी की गुणवत्ता का महत्व, पानी में शुद्धिकरण की विधियां, जैसे छानना, फेकट टैप वाटर, वाटर अलार्म होता है ना, जैसे कि कहीं भी हमें टैंक में लगा मिलता है, अगर हमारा टैंक फुल हो जा रहा है तो वो हमें क्या कहते हैं कि हमें अलार्म के द्वारा पता चल जाता है। क्लोरीन द्वारा और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके, यानी ये सब आपको जल सुरक्षा और बचत में पढ़ना है। फिर है खाद्य सुरक्षा
अनाज भंडारण, यानी कैसे हम आप कोई जो अनाज है उसको भंडारण, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप अनाज है तो उसको कुछ समय तक हमें उसका भंडारण करना पड़ता है। तो फिर उसकी विधियां व खाना बनाने की विधियां, जैसे खाना बनाने की विधियां होती है ना, बॉइलिंग, उबाल कर, स्टीमिंग होता है ना, सिमरिंग, इन सब का अलग अलग टेम्परेचर होता है, पोचिंग, ये सब क्या है, खाना बनाने की विधियां हैं। और खाद्य संरक्षण की तकनीकें, फिर है जीविकोपार्जन सुरक्षा, सरकारी और प्राइवेट विभागों में नौकरी के अवसर, स्वरोजगार जैसे स्टार्टअप इत्यादि। आजकल आप लोग खुद सुन रहे होंगे स्टार्टअप वर्ड्स। स्टार्टअप मतलब होता है अपना खुद का कोई ऐसा रोजगार खोलना जिसमें हम कई लोगों को नौकरी दे सकें। तो इसमें ये सब चीजें आप लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा जो लास्ट वन है वह है प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य। प्राथमिक उपचार से जैसे सभी समझ रहे होंगे, कोई डॉक्टर से पहले जो हम कोई उपचार करते हैं वो हमारा प्राथमिक उपचार होता है। इसका क्या अर्थ है, क्या सिद्धांत है, प्राथमिक उपचार के डिब्बे की आवश्यक सामग्री, जैसे आपको पता है फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें आप सबका देखा होगा, उसमें बैंडेज, जो रेगुलर दवाएं, पैरासीटामोल, ये सब चीजें होती हैं। फिर है पट्टियां, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसका क्या उपयोग है, फ्रैक्चर के प्रकार, मोच, कृत्रिम श्वसन, खिसकना, खून का बहना और प्रेशर केंद्र, देखभाल, रख रखाव, मरीज की देखभाल और मरीज का कमरा, सामान्य बीमारियों के घरेलू उपचार। ये सब हमारे जो टॉपिक हैं प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य में आएंगे। तो हमें ये सब चीजें स्टूडेंट्स बहुत ही डिटेल में सारी चीजें देखनी है। तो अब ये तो हमारा सिलेबस था। अब हम टॉपिक वाइज प्रसार शिक्षा से शुरुआत करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं अगर आप लोग के जो कन्फ्यूज़न हो उनको दूर कर सकूं। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप उससे भी जुड़कर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो आज हमने देखा एलटी ग्रेड का सिलेबस क्या था हमारा। अब हम इसको और डिटेल में धीरे धीरे सारी चीज़ें रेगुलर पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस जब मैं डालूं तो आपको वो प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।